Good morning, students. Today we discuss next topic and that is evaporations. कि evaporations क्या होता है? Evaporation होता है जल के तरलावस्था से या ठोसावस्था से गैसेस रूप में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया होती है उसको evaporations या वाष्पीकरण है वो कहते हैं। 1 ग्राम जल को जलवाष्प या गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने के लिए ऊर्जा की 607 जो कैलोरी है, ऊर्जा की 607 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता है वो होती है। यानी 1 ग्राम जल को जलवाष्प या गैसीय अवस्था में कन्वर्ट करने के लिए 607 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता है वो होती है। अब यह ऊर्जा देखो कहाँ से आती है। अब ऊर्जा आपको सभी को पता है कि अर्थ के ऊपर द सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन, की ऊर्जा की पृथ्वी के ऊपर ऊर्जा का जो एक मात्र स्रोत है वो क्या है, सन है। ठीक है, इस ऊर्जा की पूर्ति, अब जो ये ऊर्जा 607 मिली है, इस ऊर्जा की पूर्ति कहां से की जाती है? इस ऊर्जा की पूर्ति की जाती है वाष्पन सतह से। अब जो वाष्पन सतह होती है, अब वाष्पन सतह मान लो वाष्प कहां से बनेगा? ये एक वाटर बॉडीज है, इसके ऊपर लगातार सनलाइट है वो प्राप्त हो रही है। तो जो वाष्पन सतह है ये सरफेस है, ऊपर वाला जो वाष्प की सतह है सरफेस है, इसी से ऊर्जा की जो पूर्ति है वो की जाती है। यानी 1 ग्राम जल को जो वाष्प बनने के लिए जो एनर्जी की नीड होती है, जो आवश्यकता होती है, उस आवश्यकता की पूर्ति ये जो आपकी वाष्पन सतह है, इस वाष्पन सतह से ही उस ऊर्जा की पूर्ति है वो की जाती है। कि यहाँ पर लगातार सनलाइट पड़ती रहती है, सनलाइट पड़ते रहने से क्या होगा, पानी गर्म होगा, पानी गर्म होकर भाप बनकर या गैस बनकर ऊपर की तरफ वो उठता है। तो जो ये वाष्पन सतह है, इस वाष्पन सतह से ही ऊर्जा की जो पूर्ति है वो की जाती है। इस वाष्पन सतह से ऊर्जा की पूर्ति की जाती है जो ऊष्मा के ह्रास हो जाने के परिणाम स्वरूप। अब इसमें एनर्जी है क्योंकि सनलाइट से यहाँ पर एनर्जी आ रही है। अब ये ऊष्मा का ह्रास इन द सेंस कि उसका लॉस हो जाने के परिणाम, कि जब उसका लॉस हो जाता है तो वो कुछ सतह है वो क्या होती है, कुछ सतह, ये जो सतह होगी वाष्पन सतह, ये वाष्पन सतह क्या है वो ठंडी हो जाएगी। तो उसका परिणाम स्वरूप कुछ ठंडी हो जाती है। यह ऊर्जा वास्तव में सौरिक ऊर्जा का ही परिवर्तित रूप होती है। और यह जो ऊर्जा होती है, यह ऊर्जा वास्तव में जो सौरिक ऊर्जा होती है, सूर्य की जो ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा का ही यह एक परिवर्तित यानी चेंज फॉर्म है वो होती है, बदला हुआ रूप है वो होता है। ठीक है, यह ऊर्जा वाष्पन के दौरान यह ऊर्जा गैस रूपी जलवाष्प को, अब वाष्पन के दौरान जब इसका वाष्प बनता है तो वाष्पन के दौरान यह ऊर्जा गैस रूपी जल को, जो गैस रूपी जो जल है उसको गर्म नहीं करती। ठीक है, उस गैस रूपी जल को यह गर्म नहीं करती, गैस रूपी जल को गर्म नहीं करती, बल्कि केवल जल को तरलावस्था से गैसावस्था में बदलने के लिए प्रयुक्त होती है। ये इसको गर्म नहीं करती बल्कि सिर्फ इसलिए यूज होती है कि जल के तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए यह सिर्फ यूज होती है। इसीलिए इसको गुप्त ऊष्मा है वो कहा जाता है। अभी गुप्त ऊष्मा इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह थर्मामीटर पर दिखाई नहीं देती। अब ये थर्मामीटर के ऊपर दिखाई नहीं देती, इसीलिए इसको लेटेंट हीट, जैसे मैंने यहाँ पर आपको लिखा है कि लेटेंट हीट क्या है, कि यह ऊर्जा है जो जल को तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में, अभी पानी गर्म हुआ और ये गैस की फॉर्म में ऊपर उठकर एटमॉस्फेयर में गया, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए जो ऊर्जा का इस्तेमाल हुआ, जो ऊर्जा की जरूरत पड़ी, उस ऊर्जा को ही लेटेंट हीट है वो कहा जाता है। अब इसने जल को यहाँ पे गर्म नहीं किया, इसने क्या किया कि जल की फॉर्म को चेंज कर दिया, कि लिक्विड फॉर्म से उसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट है वो कर दिया, इसीलिए इसको लेटेंट हीट है वो कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यह गुप्त रहकर कार्य करती है। जो ऊर्जा जल को गैस बनने में प्रयुक्त होती है वही ऊर्जा, अब
जो ऊर्जा जल को गैस बनने में, क्योंकि लिक्विड से गैसेस फॉर्म में बन के ऊपर जाए, कि जो ऊर्जा जल को गैस बनने में प्रयुक्त होती है वही ऊर्जा जब वाटर वेपर्स कंडेंस होते हैं तो मुक्त होती है। उस जो मतलब वाटर वेपर्स जो गर्म हुआ पानी गर्म होकर उसकी फॉर्म चेंज हुई, और वो फॉर्म क्या है, ऊपर एटमॉस्फेयर में गई। एटमॉस्फेयर में क्या होता है, फर्स्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, उसमें डस्ट पार्टिकल होते हैं। अब डस्ट पार्टिकल जैसे धुएं की कालिक, समुद्री झाग या समुद्री नमक के कण पार्टिकल, ये एटमॉस्फेयर में उड़ते रहते हैं। उनके चारों तरफ जाकर ये क्या होती है कि ये जो वाटर वेपर्स होते हैं उसके चारों तरफ जाकर कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होते हैं। जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी ही वेस्टर्न विक्षोभ, ये जिसको हम बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ या तूफानों के मौसम को खराब करने में या तूफान लाने में लाती है। ऐसी ऊर्जा, जो ऊर्जा रिलीज होगी ऐसी ऊर्जा को आप क्या कहेंगे, संघनन द्वारा मुक्त हुई उष्मा, उसको कहा जाता है कि संघनन द्वारा जो उष्मा मुक्त होती है उसको संघनन द्वारा मुक्त हुई उष्मा है वो कहा जाता है। ठीक है, फिर बेटा नेक्स्ट टॉपिक आता है एडियाबैटिक टेम्परेचर चेंज, रुद्धोष्म ताप परिवर्तन। अब रुद्धोष्म ताप परिवर्तन क्या होता है, जब किसी भी कारण से वायु ऊपर को उठती है, अब तो उसका वायुमंडलीय भार है वो कम हो जाता है, वायु हल्की हो जाती है, हल्की होकर ऊपर की तरफ उठती है, ऊपर की तरफ उठती है तो उसका आयतन बढ़ जाता है और तापमान है वो घट जाता है। ठीक है, जब वायु किसी भी कारण से, एनी रीजन, उसके लिए कोई भी रीजन हो सकता है, जब वायु ऊपर को उठती है तो उसका वायुमंडलीय भार है वो कम हो जाता है, वायुमंडलीय भार कम होने के कारण उसका आयतन फैल जाता है, जैसे जैसे ऊंचाई के ऊपर जाएगी उसका टेम्परेचर वो कम होता चला जाता है। जैसे आपको पता है 165 मीटर के ऊपर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर विल बी डिक्रीज, कि 165 मीटर की ऊंचाई के ऊपर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो कम हो जाता है। ठीक है, और ठीक इसके विपरीत, अब इसी के अपोजिट, अब ये तो क्या हो गया कि वायु ऊपर की तरफ उठ गई, ठीक इसके विपरीत क्या होता है कि जब वायु नीचे की तरफ उतरती है, ठीक है, अब नीचे की तरफ उठती है तो वायु का तापमान है वो घट जाता है, तापमान घट जाता है तो उसका आयतन है वो भी कम हो जाता है। ठीक इसके विपरीत नीचे उतरती हुई वायु का तापमान बढ़ जाता है। हवा के तापमान में होने वाला ऐसा परिवर्तन, जब ऊपर उठती है तो टेम्परेचर क्या होता है, घटता है, और नीचे जब उतरती है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक इसके विपरीत जब नीचे उतरती हुई वायु का तापमान बढ़ जाता है, ठीक है, नीचे उतरती हुई वायु का तापमान बढ़ जाता है, हवा के तापमान में होने वाला ऐसा परिवर्तन जो बाहर से उष्मा के घटाने या बढ़ाने से नहीं, अब हवा के तापमान में होने वाला ऐसा परिवर्तन जो बाहर से उसमें उष्मा को ना बढ़ाया जाता है ना उसमें उष्मा को घटाया जाता है। ठीक है, कि हवा के तापमान में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसको बाहर से ना उष्मा को बढ़ाया जाता है और ना ही उष्मा को घटाया जाता है। ऐसा परिवर्तन जो बाहर से उष्मा के घटाने या बढ़ाने से नहीं बल्कि अपनी आंतरिक इंटरनल, जो उसकी इंटरनल बल्कि अपनी आंतरिक क्रिया से होता हो वह रुद्धोष्म ताप परिवर्तन कहलाता है, उसी को हम एडियाबैटिक टेम्परेचर चेंज कहते हैं। अब इसको दोबारा देखो एक बारी, कि जब वायु किसी भी कारण से ऊपर की तरफ उठती है, ऊपर की तरफ उठने के कारण उसका वायुमंडलीय भार है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, वायुमंडलीय भार कम हो जाता है, उसका आयतन यानी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। ठीक इसके अपोजिट जब ऊपर से वायु नीचे उतरती है तो उसका तापमान बढ़ जाता है। तो ऐसी ऊर्जा जो वायु की ऐसी ऊर्जा जो बाहर से कि तापमान के बढ़ाने या घटाने से नहीं, कि ठीक है, वायु का तापमान बाहर से घटाने उष्मा के घटाने या बढ़ाने से नहीं बल्कि अपनी आंतरिक क्रिया से होता हो वह रुद्धोष्म ताप परिवर्तन कहलाता है। उसको हम क्या कहेंगे, रुद्धोष्म ताप परिवर्तन। अब रुद्ध मतलब रुकी हुई उष्मा, अब उसको हम कहेंगे रुकी हुई उष्मा, उसका अर्थ होता है रुकी हुई उष्मा, अर्थात ऐसी उष्मा जो वायु के फैलने के बाद भी बनी रहे, रुकी रहे, जिसका ह्रास न हो, कि वायु के फैलने के बाद भी जब वायु, क्योंकि वायु कब फैलती है, जब उसका टेम्परेचर वो गर्म हो जाती है, गर्म होकर उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है तो वायु फैल जाती है। तो वायु के फैल जाने से, जैसे सपोज करो मान लो ये एक
वायु राशि है, ये वायु है इसमें, ठीक है। अब ये फैल गई है तो इसका टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस। अब 10 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है, फिर ये इसके अंदर ये 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही है, तो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ये ऊपर की तरफ उठ रही है तो क्या होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसके अपोजिट, अब ये तो अपलिफ्ट हो रही है, ऊपर की तरफ उठ रही है, और मान लो ये डाउनवर्ड, इधर हम इसको दिखा देते हैं, ये डाउन की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। नीचे की तरफ आएगी तो क्या होगा कि इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी इंटरनल क्रिया के द्वारा ही ऐसा हुआ है, बाहर से किसी ने इसको फोर्स नहीं किया है, कि बाहर से किसी ने इसको फोर्स किया है, ये इसकी खुद की इंटरनल क्रिया के द्वारा ऐसा होता है। यदि इसी को रुद्धोष्म ताप परिवर्तन है वो कहा जाता है, कि जब ऊपर की तरफ उठती है तो टेम्परेचर घटता है, और नीचे की तरफ आती है तो टेम्परेचर बढ़ता है, तो इसको रुद्धोष्म ताप परिवर्तन है वो कहा जाता है, ठीक है। ऊपर उठती हवा में तापमान की गिरावट की दर हवा में मौजूद आर्द्रता पर निर्भर करती है। अब वायु जब ऊपर उठती है तो उसमें तापमान गिरने की जो स्पीड होती है, कि तापमान किस स्पीड से गिर रहा है, तापमान क्यों गिर रहा है, वो डिपेंड करता है कि उसमें कितने वाटर वेपर्स अवेलेबल हैं, कि उसमें वाटर वेपर्स के ऊपर डिपेंड है वो करती है आर्द्रता, ठीक है। संतृप्त वायु की अपेक्षा, अब संतृप्त मतलब जो वायु सैचुरेटेड हो जाती है, ठीक है, जिसमें 100% मॉइस्चर हो जाता है, उसको बोलते हैं संतृप्त वायु। अब संतृप्त वायु की अपेक्षा असंतृप्त वायु का जो टेम्परेचर है वो जल्दी इंक्रीज होता है। संतृप्त यानी सैचुरेटेड एयर के कंपैरिजन में अनसैचुरेटेड जो एयर होती है उसका टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है, ठीक है। तापमान गिरने की दर लगभग उसमें क्या हो जाती है बेटा, दुगनी हो जाती है। अनसैचुरेटेड एयर में तापमान गिरने की जो दर है वो ज्यादा होती है, क्योंकि वो उसमें टेम्परेचर चेंज है वो ज्यादा आता है। अब होता है इसके 2 टाइप्स होते हैं आगे, आर्द्र रुद्धोष्म ह्रास दर। अब आर्द्र रुद्धोष्म ह्रास दर क्या होता है, ऊपर उठती हुई संतृप्त वायु में ताप परिवर्तन की दर, यानी किस दर से उसके टेम्परेचर में चेंज आता है, कि ऊपर उठती हुई वायु में ताप परिवर्तन टेम्परेचर के चेंज होने की जो दर है वो है बेटा 100 मीटर। यानी अगर आप सी लेवल से 100 मीटर ऊंचाई पर जाते हैं, हाइट फ्रॉम सी लेवल 100 मीटर हाइट अगर आप अप करते हैं तो 100 मीटर की हाइट अप में आपका 0.5 डिग्री सेल्सियस, मान लो ये सी फ्लोर है, इस सी फ्लोर से आप 100 मीटर ऊंचाई पर गए तो टेम्परेचर में चेंज क्या आएगा, 0.5 डिग्री सेल्सियस, की 5 डिग्री का अंतर है वो आ जाएगा। इसको हम कहेंगे आर्द्र रुद्धोष्म ह्रास दर, यानी ह्रास मतलब लॉस, कि आर्द्र रुद्धोष्म ह्रास दर, तापमान ह्रास होने की यह दर है। इसे आर्द्र रुद्धोष्म दर या मंदित रुद्धोष्म दर कहा जाता है। अब दूसरा आता है, इसके बाद आपका आता है शुष्क रुद्धोष्म दर। अनसैचुरेटेड एयर में शुष्क वायु में यह दर, अब जो शुष्क ड्राई एयर होती है जिसमें मॉइस्चर बहुत ही कम होते हैं, ठीक है, जो ड्राई एयर होती है उसमें एक तापमान गिरने की दर होती है 100 मीटर पर, ये तो कितना था 0.5 डिग्री सेल्सियस, इसमें क्या होता है कि 100 मीटर के ऊपर 1 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है आपका, कि 100 मीटर की हाइट के ऊपर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, कि 100 मीटर की हाइट के ऊपर 1 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो कम हो जाता है। या ये कहें कि 1000 मीटर पर, कि 1000 मीटर की हाइट के ऊपर, 1000 मीटर की हाइट के ऊपर 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो कम हो जाता, सॉरी 5 डिग्री नहीं, इसके ऊपर हम कहेंगे 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, यानी 1000 मीटर की हाइट के ऊपर 5 डिग्री 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। इसके बाद आता है कि वाष्पीकरण की, अब इसी में आगे चलते हैं हम, वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक के फैक्टर अफेक्टिंग द इवेपोरेशन रेट, कि इवेपोरेशन रेट को कौन-कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं। पहला होता है उच्च तापमान, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, ज्यादा टेम्परेचर होगा तो वाटर बॉडीज का टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, वाटर बॉडीज का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण है वो भी ज्यादा होगा, ठीक है, वाष्पीकरण भी ज्यादा होगा। और सेकंड पॉइंट आता है इसमें जैसे आपका शुष्क एयर, कि जैसे मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि ड्राई एयर में वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब करने की क्षमता है वो ज्यादा होती है। अब एयर शुष्क है तो वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब है वो ज्यादा करेगी, ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी तो वाष्पीकरण है वो भी ज्यादा होगा। फिर आते पवन की गति यानी स्पीड ऑफ विंड,
अब विंड की जो स्पीड होती है वो भी वाटर वेपर्स को इफेक्ट डालती है। स्लो स्पीड से विंड चलती है तो वाष्पीकरण है वो कम होता है, लेकिन अगर हाई स्पीड से विंड चलती है तो वाष्पीकरण है वो ज्यादा होता है। तो विंड की स्पीड्स भी इवेपोरेशंस को, वाष्पीकरण की जो दर होती है उसको प्रभावित करती है। जल का क्षेत्र, अब वाष्पीकरण के लिए क्या जरूरी है? वाष्पीकरण के लिए जरूरी है कि वाटर पार्ट कितना है। अब जलीय क्षेत्र ज्यादा है तो जलीय क्षेत्र अगर ज्यादा होगा तभी तो पानी गर्म होगा, गर्म होकर क्या है कि वाष्पीकरण की दर को इंक्रीज करेगा। अब मान लो वाटर बॉडीज का एरिया ज्यादा है, अब ज्यादा वाटर बॉडीज का एरिया है तो उसके ऊपर सनलाइट गिरेगी, सनलाइट गिरेगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इस क्षेत्र का वाष्पीकरण है वो भी ज्यादा होगा। तो वाष्पीकरण के लिए यह जरूरी है कि आपका वाटर बॉडीज या वाटर एरिया है वो ज्यादा होना चाहिए। फिर होता है कि अब जो वाष्पीकरण होता है उसके लिए सनलाइट की नीड चलती है। अब सनलाइट उसके लिए चाहिए, सूर्य की इनकमिंग सोलर रेडिएशंस। अब उसके लिए क्या चाहिए? स्वच्छ आकाश। स्वच्छ आकाश, स्वच्छ आकाश मतलब कि एटमॉस्फेयर है वो साफ होना चाहिए, उसमें बादल वगैरह नहीं छाए होने चाहिए। अगर बादल छाए रहेंगे तो क्या होगा कि सूर्य की लाइट बादलों से टकराएगी, टकराकर स्कैटरिंग होगी, रिफ्लेक्ट होकर सम पार्ट वापस एटमॉस्फेयर में जाएगा। अगर आसमान साफ है, क्लियर है, स्काई क्लियर है, इंसोलेशंस, इनकमिंग सोलर रेडिएशंस डायरेक्ट आपके वाटर बॉडीज के ऊपर फॉल कर रहे हैं, डायरेक्ट वाटर बॉडीज के ऊपर फॉल कर रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वाष्पीकरण है वो भी ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये 5 फैक्टर थे जो वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करते हैं। तो ये हमारा वाष्पीकरण का टॉपिक था, उसमें रुद्धोष्म ताप परिवर्तन का बताया गया। अब वाष्पीकरण क्या होता है एक बार फिर इसको रिवाइज करवा देते हैं कि वाष्पीकरण जल के ठोस अवस्था से तलीय अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण है वो कहा जाता है। और 1 ग्राम जल के वाष्प में गैसीय रूप में परिवर्तित होने के लिए 607 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता है वो होती है। और ये ऊर्जा क्या होती है? वास्तव में यह जो सतह की ऊर्जा है वही होती है। और सतह की ऊर्जा कहां से मिलती है? सतह की ऊर्जा मिलती है सूर्य से। ठीक था। फिर उसके बाद सेकंड हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था बेटा एडियाबैटिक टेम्परेचर चेंज। कि एडियाबैटिक टेम्परेचर चेंज क्या होता है कि वायु के तापमान में इंटरनली प्रोसेस के द्वारा, उसकी खुद की प्रोसेस, बाहर से कोई उसको फोर्स नहीं करता, कि इंटरनल प्रोसेस के द्वारा वायु के तापमान में जो होने वाला परिवर्तन होता है उस होने वाले परिवर्तन को ही एडियाबैटिक टेम्परेचर चेंज है वो कहा जाता है। ठीक है, जो उसके 2 पार्ट्स इसमें आए थे कि आदर्श रुद्धोष्म ह्रास दर और दूसरा था आपका शुष्क रुद्धोष्म ह्रास दर। अब आदर्श रुद्धोष्म ह्रास दर ऊपर उठती हुई संतृप्त वायु में ताप परिवर्तन की दर, जो ऊपर उठती हुई संतृप्त मतलब जो सैचुरेटेड एयर है जिसकी आर्द्रता 100% होती है, सैचुरेटेड एयर जिसमें ताप परिवर्तन की जो दर होती है वो 100 मीटर पर, यानी 100 मीटर पर होती है 0.5 डिग्री सेल्सियस और 1000 मीटर पर होती है 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर इसके दूसरा पार्ट है इसका शुष्क रुद्धोष्म ह्रास दर। असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड या शुष्क एयर में यानी ड्राई एयर में यह दर 100 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस, देन 1000 मीटर के ऊपर कितनी होती है? 10 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था इसमें कि कौन कौन की वाष्पीकरण का जो दर होती है उसको इफेक्ट करने वाले या प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, जैसे उच्च तापमान, शुष्क हवा, ठीक है, स्वच्छ आकाश और जल क्षेत्र और वायु की गति, ये वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे के जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।